अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक डॉक्स। दिस इज़ डॉक्टर बिलाल। हमारे आज के गेस्ट जो हैं वो हैं कंसल्टेंट एमरजेंसी मेडिसिन डॉक्टर फैसल सुबहानी। और हमारी इस वीडियो का मकसद ये है कि जितने भी लोग जितने भी यंग डॉक्टर्स जो एमबीबीएस में हैं और जो एमबीबीएस कर रहे हैं या कर चुके हैं और उनको एमरजेंसी मेडिसिन एज अ फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन चूज़ करनी है, उनके दिमाग में एक क्लैरिटी हो इस वीडियो देखने के बाद कि वो उनको ये फील्ड चूज़ करनी चाहिए या नहीं। तो आइए डॉक्टर फैसल से गुफ्तगू शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फैसल। वालेकुम बिलाल, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू यार, थैंक यू फॉर बीइंग इन माय पॉडकास्ट। हैप्पी और टू बी हियर। मुझे पता है कि मैंने आप बहुत बिजी आदमी हैं और आपका टाइम। फैसल, हमारी जो पहली प्रोफेशनल जो मुझे जो याद है आपकी मेमोरी, वो ये है कि जेपीएमसी कराची में हम दोनों ने हाउस जॉब की और एमरजेंसी मेडिसिन में एक आदमी जो कि बहुत बिज़ी और कुर्ता शलवार आप पहन के ज़्यादातर आते थे और स्टेथ होता था आपके गले में, और एक एक परसेप्शन था वो ये था कि यार आगा खान से एक डॉक्टर आया हुआ है बड़ा ज़बरदस्त, और वो क्या करता है कि कैथेटराइज करने से पहले पायोडीन से क्लीन अप करता है मरीज़ को पहले। तो हमें नहीं पता था, हम तो देसी, हम तो ऐसे कैथेटर पास करते। तो ये आपका एक बड़े माशाल्लाह आज आपको मैं बता रहा हूँ कि बड़े मशहूर थे आप वहाँ पर ईआर में। सो लेट्स बिगिन फैसल, आपकी जर्नी के बारे में हम आपसे पूछेंगे। स्कूल कौन सा आपका? तो स्कूलिंग मैंने सेंट पैट्रिक्स से हम्म। की थी, और फिर उसके बाद मेड स्कूल आगा खान से आपने अच्छा कहा, अच्छा। और फिर हाउस जॉब जीबीएम से। अच्छा, कॉलेज आपने सेंट पैट्रिक्स से ही? हाँ, ठीक है, फिर आपने एकेयू से एमबीबीएस किया। बिल्कुल। ठीक है, तो हाउस जॉब आपने एकेयू में क्यों नहीं की? अच्छा सवाल है, इसके दो रीज़न हैं। एक रीज़न है कि जो ज़्यादा प्रैक्टिकल रीज़न था वो कि उस वक्त मैं यूएस असेंबली दे चुका था, तो मैं यूएस की अप्लाई कर रहा था। ठीक है। आगा खान की जो मैं उसका रिज़ल्ट का वेट कर रहा था, और आगा खान की जो हाउस जॉब जो शुरू होने वाली थी वो मतलब 6 महीने बाद शुरू होने वाली थी। तो मैंने कहा खुदा न खास मेरा में मैच ना हो यूएस में, तो कम से कम शुरू तो कर लूँ। तो मैंने हाउस जॉब जेपीएमसी में शुरू कर दी थी कि उसी वक्त स्टार्ट हो रही थी। दूसरी वजह थी कि ज़िंदगी मतलब 5 साल मेड स्कूल आगा खान में गुजारे थे, तो दुनिया देखनी थी। मैंने कहा यार जेपीएमसी से बेहतर पाकिस्तान की असल हेल्थ केयर कहाँ थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जेपीएमसी की हाउस जॉब के बारे में बताएं मुझे। आप क्या सीखा आपने जेपीएमसी की एक साल की हाउस जॉब से? लोग पता है मुझे कहते हैं कि यार अब जेपीएमसी या कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप हाउस जॉब करो तो हाथ साफ होंगे, और मेड स्कूल में मेरी भी ये सोच थी। बट आफ्टर डूइंग द हाउस जॉब आई रियलाइज कि यार देखो, ये मैं एक इंग्लिश टीचर होते थे कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो एक कहावत है, बट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट ऑफ व्हाट इज प्रैक्टिस। अगर आप गलत चीज़ प्रैक्टिस करोगे, वो गलत काम है, तुम एक्सपर्ट हो जाओगे। तो ये जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में हाउस जॉब का जो एक इशू होता है कि इतनी सुपरविजन नहीं होती, तो अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, वो गलत करने में ही आप आदी हो जाओगे। तो मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ कि हाउस जॉब गवर्नमेंट अस्पताल में करने से हाथ साफ करें, नहीं, हम पेशेंट केयर के लिए हैं, हाथ साफ के लिए नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो फ़ायदा है, जो मेरा इंटेंशन था, मेरा मकसद था जेपीएमसी में हाउस जॉब करने का, वो था कि मैं असल पाकिस्तान का जो हेल्थ केयर सिस्टम है ये वो मैं देखूँ फर्स्ट हैंड। और हाँ, डेफिनेटली उसमें आई हैव नो रिग्रेट्स, एंड इट वाज अ वेरी ग्रेट एंड एक्सीलेंट पार्ट ऑफ माय लाइफ, जो लर्निंग थी। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। मुझे बल्कि इस एंगल से मैंने कभी नहीं ये सुनी थी बात, ऑल्दो मैंने खुद भी जेपीएमसी से हाउस जॉब किया है। अच्छा, एक और बात मुझे प्लीज़ ये बताइएगा कि इमरजेंसी मेडिसिन एक तो माशाल्लाह बहुत एक उभरती हुई फील्ड है, और कम लोग हैं अभी इसमें, और एफसीपीएस तो बहुत ही कम है पूरे पाकिस्तान में। तो मुझे ये बताएं कि आपने लाइफ के किस स्टेज में और अपने एमबीबीएस या मतलब मेडिकल करियर के किस स्टेज में चूज़ किया या सोचा कि मैं इमरजेंसी मेडिसिन में स्पेशलाइज करूँगा? आपने बिल्कुल सही किया कि बिल्कुल न्यू फील्ड है, बल्कि पाकिस्तान के जो सारे ईएम के रेजिडेंट्स प्रैक्टिशनर्स एक व्हाट्सएप ग्रुप में है, तो सोचो कितने। अच्छा। लेकिन जो तुम्हारा सवाल जो है उसका, 2005 में जब पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में जी कश्मीर जी का बिल्कुल। अर्थक्वेक हुआ था, तो 3 वीक्स आफ्टर द अर्थक्वेक आई वेंट विद माय पेरेंट्स अप नॉर्थ टू फॉर रिलीफ वर्क। और उधर फील्ड में काम जो देखा, मैंने कहा यार जो भी मैं जिस फील्ड में जाऊंगा उस वक्त मेडिसिन या इंजीनियरिंग
छोड़ने, लेकिन जो भी कहूँगा मैं कुछ डिजास्टर के साथ काम करूँगा। फिर मेड स्कूल स्टार्ट की, मेड स्कूल में भी वही डिजास्टर, मतलब वही था। तो उस वक्त मैं सोचा था साइकाइट्री, बिकॉज मेंटल हेल्थ मैंने देखा था कश्मीर में उस वक्त बहुत ज़रूरत थी। लेकिन जब मैंने इमरजेंसी मेडिसिन में अपनी 3rd ईयर की रोटेशन की, बस आई फेल इन लव विद इट, आई सेड बस यही करना है basically। बल्कि मुझे यही आपसे पूछना था कि एक तो आपने इंटर्नशिप कर ली इमरजेंसी मेडिसिन में, हाउस जॉब अपनी रेलिवेंट फील्ड में करना कितना ज़रूरी है एक आदमी को जिसको स्पेशलाइजेशन करनी हो उस फील्ड में? फॉर द पर्पसेस ऑफ आगे जाके रेजिडेंसी पर करना, हाँ, स्पेशली अगर आप उसी इंस्टीट्यूशन में करना चाह रहे हो तो वैसे भी नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपका एक्सपोजर है और आप, जैसे मेरा एक्सपोजर था मेड स्कूल में भी, मैं अपने इलेक्टिव सब कुछ इमरजेंसी मेडिसिन में ही करता था, सही है। तो मेरे लिए हाउस जॉब में कुछ नई चीज़ नहीं थी। लेकिन अगर आप अनश्योर हो हाउस जॉब के वक्त आगे जाके करना क्या है, तो जो फील्ड्स आपने जो लिमिट की है कि यार मुझे इन में जाना है, उसमें हाउस जॉब करना लाजमी। बिल्कुल सही। और दूसरी बात ये भी है कि आई थिंक आदमी को एक आइडिया हो जाता है कि आया मैं इस फील्ड के लिए सूटेबल हूँ, वो 3 महीने काम करेगा तो उसको आइडिया हो जाएगा कि हाँ, मैं definitely। रेजिडेंसी इसमें करना है। AKU में मैंने भी इलेक्टिव्स किए थे, आज से कोई आई थिंक आप 3rd ईयर में था मेडिकल स्कूल के। जावेद अख्तर साहब होते थे एंडोक्राइन के। कैसे हो फैसल, ठीक ठाक हो? अच्छे आदमी थे, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। फैसल, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इमरजेंसी मेडिसिन की रेजिडेंसी का आपका रूटीन, अब तो माशाल्लाह आप कंसल्टेंट हैं, लेकिन इमरजेंसी मेडिसिन की रेजिडेंसी में आपका एक नॉर्मल डे किस तरह का होता था, क्या रूटीन होता था आपका? तो इमरजेंसी मेडिसिन दूसरे फील्ड से इस तरह डिफरेंट है कि हमारा कंटिन्यूटी ऑफ केयर नहीं होता। शिफ्ट जैसे ही ख़त्म हो गई, अब आप उस मरीज़ को भूल जाओ, कोई टेंशन नहीं होती है, घर जाओगे यार इस मरीज़ का क्या बना, अच्छा। अनलेस आपने कुछ बड़ी गलती की और उस वजह से सफ़र हो, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगले दिन वही मरीज़ नहीं होगा, शिफ्ट हो जाएगा, डिस्चार्ज होगा, जो भी होगा। जो कि एक पॉजिटिव बात है इस फील्ड की, समझ गया। हाँ, अगर आपको शौक है कंटिन्यूटी ऑफ केयर का, फिर इमरजेंसी मेडिसिन इज़ नॉट फॉर यू। अच्छा, मुझे कंटिन्यूटी ऑफ केयर को हम अगर आप आसान लफ्जों में कहें मतलब तो फॉलो अप, और वो फॉलो अप, एग्जैक्टली वो Right। मरीज जो आप देख रहे हो, आप उसको बिल्कुल एंड तक, एंड जो भी हो बिल्कुल। आप उसी मरीज के साथ, आप वो आपका ही ओनरशिप है। समझ गया मैं, बिल्कुल ठीक है। तो शिफ्ट में आता था, ओवर लेते थे जो पुराने मरीज, और तो फिर शिफ्ट स्टार्ट होती थी तो नए मरीज आते हैं उनको देखना, और जो पुराने मरीज हैं उनकी मतलब सॉर्ट करना, डिस्चार्ज, एडमिट, या जो भी आपका प्लान है वो फाइनलाइज करना। बीच में ब्रेक मिली तो मिली, वरना नहीं मिली तो नहीं मिली। और सबसे ज़्यादा किस कंप्लेन के साथ मरीज़ आपके पास आते हैं? अगर इस पर हमने स्टडी भी किया है तो सबसे कॉमन कंप्लेंट जो होती है वो फीवर ही होती है। अच्छा। क्योंकि फीवर एक चीज़ है जिससे लोग परेशान हो जाते हैं, उससे मरीज़, इवन दो फीवर के ज़्यादातर कॉजेज़ बिल्कुल ही बगैर टेंशन वाले होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली मरीज़ उस लिहाज से नहीं आता, वो खुद डॉक्टर नहीं है, वो करेगा यार मुझसे ज़्यादा तकलीफ किस चीज़ से पहुँच रही है। यूजली फीवर मरीज़ पेन में होता है, तकलीफ होती है, तो इस कंप्लीट के साथ लोग इमरजेंसी आते हैं। अच्छा, मुझे एक और सवाल आपसे पूछना था कि कोई ऐसा मरीज़ जो आप कभी नहीं भूल सकते, या कोई ऐसा इंटरेस्टिंग केस जो आपके दिमाग में हो? इमरजेंसी मेडिसिन का आई थिंक सबसे, जब मैंने स्टार्ट करा था मुझे नहीं पता था कितना होगा, लेकिन जो इंटरेस्टिंग केसेस इमरजेंसी मेडिसिन में होते हैं, स्पेशली कराची में, क्योंकि आप कराची की एक डार्क साइड है जो आप एक्सपोज होते हो, जो न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, और वो मर्डर्स, असॉल्ट वगैरह वो केसेस आपके पास होते हैं। तो इंटरेस्टिंग केसेस बहुत हैं, सेलिब्रिटीज भी बहुत ट्रीट किए हैं। अच्छा। ऑब्वियसली के नाम वगैरह छुपाने पड़ते हैं, लेकिन अगर एक केस आया था, एक पेशेंट, ये भी कोई पीजी है, अच्छा, लेकिन पेशेंट आया था एक दूसरे मुल्क से, कि रेक्टम में जी जी जी, वो, आप आराम से बोल सकते हैं, डॉक्टर्स की पॉडकास्ट है। डाले एक कांच की कोक की बोतल डाली थी, और वो बहुत एम्बैरस था, वो अपने मुल्क में उसने ट्रीटमेंट नहीं कराई। 2 दिन सफ़र किए, इंग्लिश वाला भी सफ़र और उर्दू वाला भी सफ़र, मुल्क से आया हमारे पास, और मुझे बस मैं मुल्क का नाम नहीं बोल सकता हूँ? हाँ, या कॉन्फिडेंशियल है? वो भी कॉन्फिडेंशियल है। ऑब्वियसली नेबरिंग मुल्क है, तो आप सोचे 4 ही ऑप्शन बचे। तो आया था, और फिर मतलब वो फिर ट्रीट हो गए, फिर इवेंचुअली ट्रीट तो हो गया, एडमिट करना पड़ा, जाहिर सी बात है, वो बाहर होता था वो निकाल लेते, लेकिन बहुत ही डर था, तो फिर ऑपरेशन के जरिए निकाला गया, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था।
आई होप अभी भी ज़बरदस्त। ठीक है। देखो मैं कभी नहीं भूलूंगा वो केस। नहीं, होता है हर डॉक्टर की लाइफ में कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो उसके हमेशा उसके साथ रहते हैं, उसके दिमाग में, उसके दिल में। अच्छा, फैसल, एक इंटरेस्टिंग सवाल ये है जो कि मैं अपने हर गेस्ट से चाहता हूँ पूछना, कि इफ़ यू गो बैक इन टाइम, आपको मैं 5-8 साल पीछे ले जाऊँ, तो क्या आप दोबारा इमरजेंसी मेडिसिन लेंगे? डेफिनेटली डेफिनेटली ज़बरदस्त। इमरजेंसी मेडिसिन ऑलवेज। वो इसलिए कि आई थिंक आपके दिमाग में क्लैरिटी थी और आपको किसी ने कहा नहीं था कि फैसल इमरजेंसी मेडिसिन में जाओ, इसमें पैसा बहुत है, फलाना बहुत है। वो कोई डायरेक्शन लेस जो हम लोग कर देते हैं ना एक इंसान को, और एक ही जाविया दिखाते हैं फील्ड का। आपने खुद चूज़ की और आपने इस पर वर्क किया, तो आपको 10 दफ़ा भी चांस मिला, 10 दफ़ा आप इमरजेंसी मेडिसिन नहीं लेंगे। अब एक सवाल जो ऑडियंस के इंटरेस्ट का होता है, और हम भी जब कोई पॉडकास्ट देखते हैं तो हम बड़ा ये सवाल, मुझे ये बताएं कि रेजिडेंसी में इमरजेंसी मेडिसिन की सैलरी कितनी होती है एक रेजिडेंट की? मेरी स्टार्ट हुई थी तो 60,000 रुपीज़ थी, और फिर AQ ने आई थिंक इंक्रीज़ किया था टू मैच बाकी जो मुल्क में स्टैंडर्ड था उसको क्लोज करने के लिए, तो फिर हमारी 1 लाख हो गई थी। एंड देन एवरी ईयर एज यू प्रोग्रेस थोड़ा पाता है, तो बाय द टाइम ग्रेजुएशन हुई थी, 5 साल का प्रोग्राम होता है पाकिस्तान में, मेरी 1,70,000 थी। 1,50,000 होती, लेकिन जो मैं चीफ रेजिडेंट था तो वो उसके भी 20 एक्स्ट्रा। ज़बरदस्त। आप चीफ रेजिडेंट भी थे AQ के, और बहुत सारी जिम्मेदारियां भी थी आपके ऊपर, और उस ज़माने में आप खासे एक बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बोझ तले आप जो है हाँ, ना। किसी को रेकमेंड नहीं करूँगा चीफ रेजिडेंट बने। हालांकि लोग हमारे पास बड़े शौक से चीफ रेजिडेंट बनते हैं, हाँ लाइमलाइट मार का। मतलब हाँ CV के लिए बहुत अच्छा है, अच्छा। लेकिन जिम्मेदारी मतलब इन माय ओपिनियन नॉट वर्थ इट। सही है। अच्छा फैसल, रेजिडेंसी के मैंने पैसे पूछ लिए आपसे। नाउ माशाल्लाह यू आर वर्किंग एज अ कंसल्टेंट इन अ बिग पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल। मुझे बताइए कि एक इमरजेंसी मेडिसिन कंसल्टेंट क्या ब्रैकेट है, कितने पैसे कमाते हैं? फ्रेश की बात करूं क्योंकि अभी हाल में ही मैं आपके FCPS हुआ है 2 माशाल्लाह। साल ही हुए ग्रेजुएट हुए। तो 2 फेजेस में हम डिवाइड करते हैं, एक तो प्री एग्जाम क्लियरेंस, मतलब जी जी जी, FCPS क्लियर करने से बिल्कुल। पहले, उसका कोई नाम है, SR है या क्या है, मतलब उसको हम यूजली रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार कहते हैं? रजिस्ट्रार ठीक कहेंगे, है ठीक है ठीक है। सीनियर रजिस्ट्रार जब एग्जाम क्लियर हो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो रजिस्ट्रार की होगी एनीवेयर बिटवीन 1.5 to 3 हायर एंड में आपको उस वक्त मिलेगी अगर आप जैसे कोई रूरल एरियाज में जाओ, मेन सही है। शहरों के बाहर, उधर ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सैलरी होगी। और एक बार आप एग्ज़ाम क्लियर कर लो तो 3, फिर आप शहर में आपको फिर 3 के आसपास मिलेंगे। एंड चंद जगहें जहाँ जिन्होंने ये देखिए, इमरजेंसी मेडिसिन का सबसे बड़ा मसला है क्योंकि इतनी न्यू फील्ड है, लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अच्छा। और अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो लोग हॉस्पिटल्स को, इसका पे स्केल भी बिल्कुल नया है, तो कोई मार्केट रेट्स नहीं है क्योंकि सिंपली स्पीकिंग हमारे इतने वॉल्यूम्स नहीं है मार्केट में कि हम आपको एक मार्केट रेट दूँ। लेकिन और जो रजिस्ट्रार की भी बताए थे, वो रजिस्ट्रार वाले हैं जो आपको बाकी फील्ड के भी रजिस्ट्रार को अप्रॉक्सीमेटली इतने ही मिल जाएंगे। लेकिन ऑन एवरेज 3 जैसे मैंने कहा शहरों में, लेकिन चंद जगहें जहाँ जाने का एक्सेप्टेंस है मेडिसिन में तो 5 तक भी जा सकती है, और अगर प्रॉफिट शेयरिंग हो मरीज का जो एक थोड़ा सा आपको मिले तो फिर 6 तक भी जा सकती है। तो ये जो हमारे बड़े जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, क्या वो प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं कि जितना मरीज़ आपके अंडर एडमिट हो रहा है व्हाटएवर? बहुत वेरी करता है। वेरी करता है। पब्लिक जो प्योरली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उसमें तो प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होती क्योंकि उसमें गवर्नमेंट पैसे देता है तो प्रॉफिट होती नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जहाँ इमरजेंसी मेडिसिन के सारे डिसाइड होते हैं उधर अब शुरू हो रहा है प्रॉफिट शेयरिंग। लेकिन मैं समझता हूँ 5 लाख एक डिसेंट अमाउंट है। वो आदमी जो एक फ्रेश FCPS हो, फ्रेश का मतलब 1-2 साल 1.5 साल जिसको हुआ हो। लेकिन ज़्यादातर एवरेज मैं कह रहा हूँ 3 लाख। 3 lakhs अगेन मैं कहूँगा 3 lakhs इज़ नॉट बैड। वो आहिस्ता आहिस्ता फिर इंक्रीज़ हो जाता है। अच्छा, AKU का बच्चा और जो बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी भी बोलता हो और एक पप्पू बच्चा टाइप का हो, अब आप नहीं हैं, अब आप देसी टच आ चुका है आपके अंदर तो वो उठता है जाके बदीन चला जाता है। तो मुझे बताइए अपना बदीन का एक्सपीरियंस, इंटीरियर सिंध का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? बहुत अच्छा, मतलब वही जो मेरी जो मेंटालिटी थी, हाउस जॉब जो मैंने JPMC में की थी, तो उससे हेल्प मिली आपको? डेफिनेटली वो कल्चर शॉक नहीं था कि एक क्योंकि दुनिया से निकला, क्योंकि एक्सपीरियंस था एक गवर्नमेंट बारे में। ऑल्दो जहाँ जिस हॉस्पिटल में मैं काम कर रहा था बदीन में, वो भी बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड अच्छा हॉस्पिटल, प्राइवेट था, सिस्टम था, बहुत इंपॉर्टेंट है सिस्टम होना। लेकिन हाँ, पेशेंट्स तो वही होते हैं, बहुत ही गरीब, बहुत ही डिसीजंस हमें लेनी होती हैं
क्योंकि हर सहूलत नहीं होती और अथॉरिटी भी आपके पास ही होती है। हाँ अथॉरिटी होती है, हर सहूलत नहीं होती, तो आपको बहुत डिसीजंस लेनी होती है, बहुत मरीज़ के बारे में इसी तरह सोचना होता है जो हम कराची में सोचने की ज़रूरत नहीं होती कि यार इस टीम को बुला दो, न्यूरोसर्जरी को बुला दो, जब उधर न्यूरोसर्जरी नहीं है, वो नहीं है, तो फिर आपको बहुत सी चीज़ें जो आप खुद कंफर्टेबल नहीं, आपको मजबूरी करनी होती है। तो बहुत आई एम अगेन वेरी हैप्पी आई वेंट। अच्छा फैसल, शादी हो गई थी रेजिडेंसी में? मेडिकल स्कूल में। मेडिकल स्कूल में? बड़े फास्ट फॉरवर्ड थे। वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा तो आपने मैनेज कैसे किया? मैं ऐसी एक जनरल, क्योंकि हमारे दिमागों में ये सवाल होता है, स्पेशली जो यंग डॉक्टर्स अभी स्पेशलाइज करने वाले हैं, तो आप क्या उनको मशवरा देंगे इन टर्म्स ऑफ मैरिज टाइम? शादी से पहले एक्सपेक्टेशंस बहुत क्लियर कर लो, स्पेशली इन द रेजिडेंसी ईयर्स। ये ना आपका पार्टनर या स्पाउस समझे कि यार शादी होगी तो ये मेरे साथ ही होंगे। आदमियों के लिए फिर भी आसान है क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये है कि आदमी काम करता है, बट स्पेशली जो हमारी फीमेल्स जो होती हैं जो रेजिडेंसी कर रही हैं, उनके हस्बैंड्स को पता होना चाहिए यार वो जो ट्रेडिशनल हमारे पाकिस्तान में है वो एक्सपेक्ट ना करें, रीजनेबल नहीं है, फेयर नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अगर फोर्स हो गए तो फिर ना तो वो अपनी क्लिनिकल जिम्मेदारियां आ पाएंगी, ना अपनी घर की जिम्मेदारियां। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये एक्सपेक्टेशंस क्लियर होंगी। बल्कि आजकल मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ी है और बेहतर हुए हैं इस मामले में लोग, कुछ लोग, और अंडरस्टैंडिंग हुए हैं। फैसल, हमारे जो एस्पायरिंग एमरजेंसी मेडिसिन कंसल्टेंट्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, उनके हवाले से एक सवाल ये है कि FCPS पार्ट 1 एमरजेंसी मेडिसिन में आपने तो नहीं दे सकते ना, तो आपने किस में दिया था? मैंने तो सर्जरी में दिया था, लेकिन इमरजेंसी मेडिसिन के लिए आप सर्जरी में भी दे सकते हो, मेडिसिन और एनेस्थीसिया। मतलब किसी को अगर इमरजेंसी मेडिसिन में जाना है तो वो इन तीनों फील्ड्स में FCPS पार्ट 1 दे सकता है। बिल्कुल। वो फिर बाद में उसको उसकी रेजिडेंसी डे 1 से फिर इमरजेंसी मेडिसिन में स्टार्ट होगी, राइट? ज़बरदस्त। कोई एडवाइस देना चाहेंगे आप यंग इमरजेंसी मेडिसिन कंसल्टेंट्स? यंग इमरजेंसी मेडिसिन MBBS के चले स्टूडेंट्स जो लेना चाहते हो यार, अगर इमरजेंसी मेडिसिन में आना है, चंद चीज़ों के लिए रेडी हो जाओ, और अगर आप इन चीज़ों के लिए सेटिस्फाइड हो देन गो फॉर इट। वो है एक कि ये जो चंद लोगों को चाहिए होता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर, जो बात हुई थी यार मरीज एंड तक देखें, अगर आपको ये चाहिए इमरजेंसी मेडिसिन इज नॉट योर फील्ड। ऑड आवर्स के लिए तैयार हो जाए, ज़िंदगी भर आपको नाइट्स करनी होंगी। यूजली कंसल्टेंट बन जाता है तो बंदे नाइट्स नहीं करता, लेकिन ये नाइट्स करने के लिए अगर आप रेडी हैं ज़िंदगी भर तो फिर इट्स द फील्ड। बल्कि मुझे याद है आपके भाई की शादी थी तो वलीमा था आपके वाइफ के भाई का, तो आपको जाना था फ़ौरन। हाँ, बिल्कुल शादी से सीधा आप ड्यूटी पे गए थे, तो ये सही बात है, बिल्कुल पता होना चाहिए। ये हाँ मज़े की बात है, टोटल नंबर ऑफ आवर्स वर्क इज़ लेस देन अदर फील्ड्स। मतलब जिंदगी 48 आवर्स 40 आवर्स से आप ज़्यादा नहीं काम करोगे, लेकिन वो जो आवर्स होंगे वो अजीब अजीब ऑड आवर्स होंगे। अच्छा, तो ये बात तो आपका जब एज ए कंसल्टेंट आपके आवर्स जो है वो स्केड्यूल बना हुआ है आपका कि आज सुबह है तो कल इवनिंग है? यूजली एक हफ्ते पहले मिल जाता है या एक महीने पहले आपको पूरे महीने का स्केड्यूल मिल जाता है, और प्लान एक ड्यूटी जो होती है वो कितने आवर्स की होती है? एक शॉर्ट रेजिडेंसी में वही वेरी करता है, हॉस्पिटल नहीं एज ए कंसल्टेंट में। कंसल्टेंट जी कंसल्टेंट में 8 to 10 आवर्स। 8 to 10 आवर्स की ड्यूटी होती है। नाइट यूजली 10 होती है, मॉर्निंग इवनिंग 8। फैसल, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। और आप ऐसे ही सर्व करते हैं अपने पेशेंट्स को। मैं आपको एज अ डॉक्टर जानता हूँ और आप माशाल्लाह बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। अल्लाह में आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच। Until next time, take care.